हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है? अलग अलग तरह का डेफिनेशन होता है, वेल्थ डेफिनेशन, ये सब वो पढ़ेंगे। आज हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात ये है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? अगर हम इसका जवाब ढूंढे तो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर। ये एक सब्जेक्ट मैटर है जिस सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी। जैसे देखिए, मैथ्स एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी होता है ना? जैसे फिजिक्स एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी होता है, अकाउंट्स एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी होता है। उस तरह से एक स्टैटिक्स भी, सॉरी, इकोनॉमिक्स भी जो है वो एक एरिया ऑफ स्टडी है, एक सब्जेक्ट मैटर है जिस पे हम लोग स्टडी किया जाता है। दैट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग थोड़ी देर पर लास्ट वीडियोस में पढ़े थे कि नॉन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के लेवल पर, या इकोनॉमी ऑफ होल, मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे। ठीक है, क्लियर है? फिर से एक बार हम रिपीट करें, इकोनॉमिक्स क्या है बाबू? सबसे पहली बात है, इकोनॉमिक्स जो है वो सेपरेट एरिया, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी है जिसमें क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी का मतलब क्या है कि एक जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट होता है कि फिजिक्स में हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक एक एरिया है जहाँ पर स्टडी किया जाता है, सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी है। ठीक है? अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा, इकोनॉमिक, और जिसमें क्या स्टडी किया जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया जाता है, और वो भी किसी एक इंडिविजुअल का, और या पूरे होल का। होल मतलब इंडिविजुअल एक व्यक्ति का हो गया, होल मतलब हो गया कंट्री का, स्टेट का, पूरे वर्ल्ड का, इस तरह की चीज़ें। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, ये नॉर्मल हो गया। ये तो एक डेफिनेशन है, आइडियल डेफिनेशन लगभग ये होगा। लेकिन अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग डेफिनेशन दिया है। जनरली आप बुक्स में देखिएगा तो आपको चार तरह का डेफिनेशन मिलेगा। द definition of economics is given by the different economics can be classified into the मेन फोर ग्रुप। ठीक है? अलग अलग अर्थशास्त्री ने अलग अलग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है, जिसमें से मुख्यतः चार डेफिनेशन, जो चार इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, और वही ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है? एक होता है वेल्थ डेफिनेशन, है ना? एक होता है आपका वेलफेयर डेफिनेशन, एक होता है स्कार्सिटी डेफिनेशन, और एक होता है ग्रोथ डेफिनेशन। चारों डेफिनेशन को एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना? सबसे पहले ये डेफिनेशन दिया गया, ठीक है, फिर ये दूसरा वाला दिया गया, फिर तीसरा दिया गया। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। वन बाय वन करके हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग के सामने आ रहा है वेल्थ डेफिनेशन। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग वेल्थ डेफिनेशन का। तो ये किसने दिया वेल्थ डेफिनेशन? ध्यान से देखिएगा। इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ ने दिया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया, पहले बात है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कब दिया? 1776 में दिया। किसने दिया? पहले एडम स्मिथ ने दिया। कब दिया? 1776 में। कहाँ दिया? उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिज बुक एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है? देखिए, यहाँ बुक का एक फोटो भी दिया हुआ है, एन इंक्वायरी ऑफ द, ये। ठीक है? तो उसी तरह से, तो सबसे पहली बात है, वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। कब दिया? 1776 में दिया। कहाँ पे दिया? उनकी एक बुक आई थी, एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है? जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। उसमें उन्होंने डेफिनेशन ये दिया। ठीक है? याद रखिएगा, पहला डेफिनेशन, first definition is the wealth definition given in 1776 by the Adam Smith in their book An Inquiry into the Nature of the Cause of the Wealth of the Nation। ठीक है? इस बुक में उन्होंने दिया। चलिए, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा, डिफाइंड, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है? इकोनॉमिक्स जो क्या है? धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, क्लियर है? इकोनॉमी कंसीडर, ठीक है, मतलब देखिए, एक लाइन तो ये बोला है कि इकोनॉमिक्स जो है धन का विज्ञान है, कंसीडर मटेरियल वेल्थ ओनली। और इसमें हम लोग सिर्फ
मटेरियल वेल्थ, उससे रिलेटेड मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडी वेल्थ गेटिंग द स्पेंडिंग एक्टिविटी। देखिए हम इसको अपने शब्दों में आपको समझाएं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन उन्होंने दिया है, इसको देखिए किस तरह से हम लोग समझेंगे। उनके डेफिनेशन को आप थोड़ा एलोबरेट कीजिएगा तो पता ये चलेगा। उन्होंने क्या कि इकोनॉमिक्स जो है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स जो है इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं पूरा। तो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ क्या है, वेल्थ का स्टडी है, उसमें सिर्फ धन का स्टडी है। इट ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। और देखिए, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है इकोनॉमिक के स्टडी, इकोनॉमिक्स के स्टडी का, कि कंट्री का वेल्थ कैसे बढ़े, रिच कैसे बने कोई कंट्री, वही हमारा इकोनॉमिक्स है। क्लियर है। उनका डेफिनेशन क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ द वेल्थ है, सिर्फ धन की पढ़ाई उसमें होती है कि कोई कंट्री किस तरह से अपना धन बढ़ा सकता है, यही सब्जेक्ट मैटर में, यही हमारा, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा देखिए, तो उनके अनुसार कहिए तो, अगर फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स को कहिए तो, ओनली दोज हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, है ना, सिर्फ वो काम, है ना, सिर्फ वो काम जो कि वेल्थ को बढ़ाते हैं, धन को, जिससे वृद्धि होती है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, है ना। ओनली दोज हु एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, सिर्फ वो लोग जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं, आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, है ना, ठीक है। मतलब मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स, मतलब कहने का इनका अर्थ है कि इकोनॉमिक्स में किसकी पढ़ाई किया जाएगा, सिर्फ उस चीज का पढ़ाई किया जाएगा जो कि वेल्थ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वेल्थ को जो प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक्स में उन्हीं चीज की स्टडी करेंगे, है ना, उन्हीं काम की स्टडी करेंगे जो वेल्थ को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। द इकोनॉमिक्स इज द एग्जामिन द दोज काउज विच इंक्रीज द वेल्थ, है ना, हम सिर्फ उन्हीं काउज को, उन्हीं चीजों को काउज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो कि हमारा वेल्थ क्या हो, बढ़ाए। वेल्थ इंक्लूड ओनली द मटेरियल वेल्थ, है ना। अच्छा, एक विचार और उन्होंने कहा कि मटेरियल है वेल्थ, है ना, मतलब टेंजेबल वेल्थ के बारे में बात हुआ ऑफ द गुड्स, ठीक है। नॉन मटेरियल वेल्थ के बारे में उन्होंने उसमें नहीं बोला, मतलब सिर्फ मटेरियल वेल्थ को बढ़ाना। जैसे नॉन मटेरियल वेल्थ कहने का मतलब है सर्विसेज देना, एक टीचर अपना नॉलेज से नॉलेज बढ़ाए, उससे भी पैसा अर्न करे, लेकिन वो वहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। डॉक्टर क्या नॉलेज बढ़ा के वो पैसा कमाए, उसको उन्होंने वहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, समझ में आ रहा बात को, फिर से एक बार रिपीट करें तो कहिए तो कि इस वेल्थ डेफिनेशन के अनुसार, ठीक है ना, क्लियर है, वेल्थ डेफिनेशन के अनुसार क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, जो स्टडी ऑफ वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ के बारे में स्टडी है। मतलब इकोनॉमिक्स में उन्हीं चीज की पढ़ाई होती है कि कोई कंट्री किस तरह से अपना वेल्थ क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, तो मतलब हम उन्हीं चीजों को के बारे में पढ़ेंगे जो कि वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हीं चीज को बारे में एग्जामिन करेंगे जो कि वेल्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है। और उसमें भी वेल्थ में मटेरियल चीजों को दिया गया, नॉन मटेरियल चीजों को लेके लिया नहीं गया, सर्विस को नहीं लिया गया। तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लेकिन इस डेफिनेशन का कई लोगों ने, मतलब कई इकोनॉमिक्स ने क्या बोलिएगा उसको, क्रिटिसिज्म भी किया, है ना। तो उसके चलिए हम लोग उसको कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। तो किन किन बातों से ये क्रिटिसाइज हुआ, टू मच इम्पोर्टेंस ऑफ द वेल्थ, है ना, इसमें वेल्थ को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया गया, मतलब वेल्थ को ही महत्व दिया गया, वेल्थ को बहुत ज्यादा क्या कहिएगा, सिर्फ वहाँ वेल्थ को ही महत्व दिया गया, वेल्थ को, धन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया, ठीक है। और वेल्थ में भी सिर्फ टेंजेबल गुड्स से क्रिएट होने वाले वेल्थ को महत्व दिया, ठीक है। इनटेंजेबल उसमें से कोई अपना सर्विसेज से कमाए तो उस वेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। नॉट मेंशन द मेंस वेलफेयर, हाँ उन्होंने ह्यूमन मेंस के वेलफेयर के लिए, है ना, ठीक है, के बारे में एकदम जिक्र नहीं किया, ठीक है। समाज के कल्याण के बारे में उन्होंने कहीं पर ध्यान नहीं दिया। लोग ये भी कहते हैं कि एक सोचने की बात है कि वो सिर्फ पैसे तक संकुचित हो गया, इसलिए इसको नैरो व्यू कहते हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने कंट्री के भी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। समझ में आ गया बात को, ठीक है। कंपनी में वेल्थ के अलावा भी कई प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, अशिक्षा हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में वहाँ ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ये डेफिनेशंस को हम लोग। देखिए, ये डेफिनेशन पहले इन्होंने किसने दिया था, सर एडम स्मिथ ने दिया था। कब दिया था, 1776 में, ठीक है। कहाँ पर दिया था, उनकी बुक थी एन इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक में दिया था। चलिए ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक तरह से ये कहा गया था कि इकोनॉमिक्स क्या है ना, इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ
वेल्थ का स्टडी करने का एरिया, मतलब इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जो वेल्थ को बढ़ाते हैं, कोई कंट्री के वेल्थ को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम वही उसी प्रोडक्शन के बारे में, उसी प्रोडक्ट के बारे में, उसी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, है ना, जो वेल्थ को बढ़ाते हैं। ठीक है, और वो उसी के बारे में हम लोग उसी काउस के बारे में हम लोग एग्जामिन भी करेंगे। ठीक, क्लियर है? और वो भी मटेरियल वाले वेल्थ को, मतलब सर्विस वाले वेल्थ को नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए कुछ क्रिटिसिज्म भी उनका हुआ। क्या थे क्रिटिसिज्म के कारण, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म होने के इस कारण है कि ये उन्होंने वेल्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया, उसमें भी टेंजेबल वेल्थ को सिर्फ दिया। ठीक है, मेंस मतलब सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान नहीं दिया, नैरो सेंस है, और नेशनल में कंट्री में और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस पर भी फोकस नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिमिटेशन की वजह से और भी कुछ नए डेफिनेशन है। तो दूसरा डेफिनेशन हम लोग आज देखते हैं। सेकेंड जो डेफिनेशन आता है वेलफेयर डेफिनेशन, इसको दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, कब दिया था? 1890 में दिया था। कब दिया था? 1819 में। कहाँ पर दिया था? उनकी एक किताब थी, नाम था किताब का क्या? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने 1890 में दिया था। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन वेलफेयर मतलब मनुष्यों के, इंसान के कल्याण के काम के लिए करता है, करने का स्टडी मटेरियल है। स्टडी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द, देखिए यहाँ पर कई बातें यहाँ कहा उन्होंने। इकोनॉमिक्स इज द सोशल of the human welfare, study of the mankind of the ordinary business of the life. Economics is the social science. ठीक है, study of the only economic activity. देखिए क्या है, तो इन्होंने थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा, उन्होंने सिर्फ धन को महत्व दिया था। इन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स जो है समाज कल्याण है ना, सोसाइटी के, समाज के, मैन के, है ना, वेलफेयर के लिए जो हम लोग काम करना है, उसका स्टडी मटेरियल को, स्टडी सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था 1890 में दिया था। बुक्स का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? ह्यूमन वेलफेयर का के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और आगे देखते हैं, इसके बारे में हम क्या लिखे। देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक जाए तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड, है ना। ठीक है, समझा रहा मतलब इट इज स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑफ द वेलफेयर। देखिए ह्यूमन लाइफ में वेलफेयर के लिए जो काम किए जाते हैं उनका स्टडी को इन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स बोला। ठीक है, अच्छा वेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट यूज फॉर द वेलफेयर। देखिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास खूब धन है लेकिन अगर उसका कुछ वेलफेयर के लिए उपयोग नहीं होता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। मतलब यहाँ पर वेलफेयर अगर नहीं है तो वेल्थ का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इन्होंने आगे बढ़ा, इन्होंने समाज कल्याण के बारे में, है ना, सोशल एक्टिविटी क्या बोलते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में कहा के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट इज मोर रियलिस्टिक देन द वेल्थ डेफिनेशन। हाँ देखिए अगर आप समझे तो ये वेल्थ डेफिनेशन से ज़्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें सिर्फ धन के बारे में बोल रहा था, बहुत नैरो था। इसमें पूरे समाज के कल्याण के बारे में बोला गया, उसमें धन भी आ जाता है और अदर चीज़ें भी आ जाती है। दिस डेफिनेशन इज गिवन इन ईयर 1819 इन द बुक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये डेफिनेशन कब दिया गया था? 1890 ईस्वी में। क्या वो जो कि उनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें दिया था। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इसको देख लें। क्या है जी भाई ये वेलफेयर डेफिनेशन? वेलफेयर डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी मटेरियल है, स्टडी एरिया है, जहाँ पर हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, समाज कल्याण, है ना, इंसान के कल्याण के कार्य बारे में जो भी काम किए जाते हैं उनका स्टडी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलफेयर डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कह दिया, ठीक है, कि अगर आप किसी के पास बहुत धन है लेकिन अगर वेलफेयर नहीं कर पा रहे हैं, उससे समाज का कोई कल्याण नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक इसलिए है कि वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के अंदर में वेल्थ सब कवर हो जाता है। और ये कहाँ दिया था? 1819 में अपने बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में। इनका भी कुछ कारणों से क्रिटिसिज्म हुआ है। चलिए क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है उसमें से एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वर्क हैज बीन क्लासिफाइड इन द टू पार्ट्स, है ना। इन्होंने काम को दो भाग में बांट दिया, एक हुआ सोशल वर्क किया गया सो, और एक जो सोशल नहीं किया गया।
क्लियर है। तो और इन्होंने क्या किया, सोशल वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया और नॉन सोशल वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर काम को दो भाग में उन्होंने डिवाइड किया है, एक सोशल वर्क था और एक नॉन सोशल वर्क था। ठीक है, इसमें डिवाइड किया। ओनली सोशल पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, और इन्होंने सोशल वर्क करने वाले लोगों को एक इम्पॉर्टेंट दे दिया। ठीक है, क्लियर है। नॉट मेंशन द मेंस वेलफेयर। ठीक है, पूरे सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में, किसी एक व्यक्ति के वेलफेयर के बारे में इन्होंने कुछ खास मेंशन नहीं किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्या था दूसरा? अब आते हैं तीसरे डेफिनेशन की ओर। अगर हम तीसरे डेफिनेशन की बात करें तो इन्होंने दिया था, लियोनल रॉबिन्स ने दिया था, एल रॉबिन्स ने दिया था। ये उनका जन्म इतना हुआ था, इतना हो गया था, डेथ है ना। ठीक है, अच्छा, इन्होंने दिया था। और उन्होंने क्या बोला, देखिए इनका डेफिनेशन ज़्यादा रियलिस्टिक माना गया है। ये पर कहाँ पर दिया था उन्होंने, अपनी किताब जो नाम क्या था, एन essay of the nature and significance of the economic science, 1932 में अपनी किताब उन्होंने लिखा था। ठीक है, उसमें ये डेफिनेशन उन्होंने दिया था। ठीक है, क्या डेफिनेशन था? इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंस है ना, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, साइंस है, जो क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर है ना, इंसान के बिहेवियर को स्टडी करता है। जबकि एज अ रिलेशन बिटवीन द एंड एंड स्कार्स मीन्स ऑफ द अल्टरनेटिव यूज। देखिए, कह रहा है कि इनका कहने का अर्थ है कि रिसोर्सेस जब बहुत कम हो जाए, खत्म होने की स्थिति में आ जाए या बहुत स्कार्स में रहे, तो उस समय ह्यूमन किस तरह से बिहेव करता है, उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये ऐसा डेफिनेशन किसने दिया? रॉबिन्स ने दिया 1932 में। और उनकी बुक की नाम क्या थी? बुक में दिया था एंड essay of nature and significance of economic science 19 साइंस में, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ था। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करें। तीसरा जो डेफिनेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कार्स डेफिनेशन। ठीक है, देखिए हम लिखवाए थे पहले, एक सेकेंड आपको दिखा दें। देखिए, स्कार्सिटी डेफिनेशन हम बताए थे तीसरा, तो वही स्कार्सिटी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दिया? एल रॉबिन्स ने दिया। कब दिया? 1932 में दिया। कहाँ पर दिया? उनकी किताब एन एसे ऑन नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी है किसका? ह्यूमन बिहेवियर का, जबकि उनके पास रिसोर्सेस एंड हो जाए या बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हो जाए, तब उस समय का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके डेफिनेशन से कुछ चीज़ें, बातें क्या निकल के आया? ह्यूमन वांट्स जो हैं अनलिमिटेड है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं? असीमित है। और रिसोर्सेज क्या हैं? सीमितेड हैं, स्कार्स हैं, कम है। ठीक है, तो रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज को कई तरीके से उपयोग हो सकता है। मैंने पहले ही पढ़ाया कि ज़मीन है तो उसका कई उपयोग हो सकता है, पैसा तो उसका कई उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ना, इनका डेफिनेशन से ये समझ में आया कि लोगों की ज़रूरतें, वांट्स जो हैं अनलिमिटेड हैं, और संसाधन क्या है? लिमिटेड है। क्लियर है, और उसका संसाधनों का, रिसोर्सेज का कई तरीके से उपयोग हो सकता है। इन दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइस, है ना। तो किस तरह से, है ना, इन रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करके यूज करें, क्या चॉइस होगा, यही इसी का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट इज स्टडी अबाउट ऑल अबाउट द अबव, है ना, इन चारों का स्टडी है। ठीक है, कि भैया क्या चीज़ के चारों का स्टडी है? पहला कि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, ठीक है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़रूरतों को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, तो किस तरह से लोग उसको सेलेक्ट करें, चॉइस करें, इसी का साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट इज़ अच्छा, उसके बाद दिस डेफिनेशन इज गिवन इन 1932, और ये डेफिनेशन कब दिया गया था? 1932 ईस्वी में। ठीक, क्लियर है। तो तीसरा डेफिनेशन आप लोग क्लियर हुआ? क्या बोला? तीसरा डेफिनेशन किसने दिया था? रॉबिन्स ने दिया था, 1932 में दिया था, है ना। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि मनुष्य की ज़रूरतें असीमित हैं, संसाधन सीमित हैं,
है ना, सोर्स रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, नीड्स वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, और वह रिसोर्सेज को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो किस तरह से उसको उपयोग कर सके, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी साइंस को, इसी चॉइस करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल सॉरी यहाँ पर देखिएगा वेलफेयर हम लिख दिए हैं, इसको सुधार लीजिएगा, वेलफेयर नहीं होगा यहाँ पर, क्या था, स्कार्स हो जाएगा, स्कार्सिटी डेफिनेशन है, ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1932 में दिया गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म हुए हैं। फिर यहाँ भी वही लिखा गया, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा बच्चों इसको, स्कार्सिटी डेफिनेशन लिखिएगा। अच्छा, इट डज नॉट फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं किया, किस पे फोकस नहीं किया बच्चों, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं किया, क्लियर है, ठीक है। मतलब और डेवलपमेंट पे, मतलब कंट्री का इकोनॉमिक किस तरह से बढ़े, किस तरह से ग्रो हो, किस तरह से डेवलपमेंट हो, इस बारे में नहीं किया। इन्होंने स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में बात किया, लेकिन जो चीज़ें आपके पास अबंडेंट में है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, उनके बारे में कुछ यहाँ पर स्टडी नहीं किया, इसलिए इनका इस कारणों से भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है, इसको किसने दिया, पॉल सैमुएल्सन ने दिया। अच्छा, और इन्होंने क्या बोला है, ये इन्होंने बोला है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, देखिए इसमें अगर आप इसको पढ़िए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द हाउ मेन एंड द सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूजेस ऑफ द मनी और एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करके देखिए क्या बोला है यहाँ पर, इसको अगर आप ओवरव्यू बढ़िएगा, इसमें ये बोला गया है, ये जो है लास्ट जो था हमारा डेफिनेशन, उसी पे कुछ चीजें फ्यूचर को भी ऐड कर दिया जाएगा। इन्होंने क्या बोला, इट डील विथ, ग्रोथ डेफिनेशन में क्या बोला गया, इट डील विथ द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस, ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेस के साथ डील करता है ये डेफिनेशन। इट डील विथ द मोस्ट इफेक्टिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेस, है ना, यूजेस को कितना इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं इसके बारे में, और इसके अल्टरनेटिव वेज के बारे में फोकस किया गया है। इस फोकस ऑन द फ्यूचर, है ना, भविष्य में, है ना, एक नई चीज इन्होंने क्या ऐड कर दिया, फ्यूचर, है ना। देखिए पिछले डेफिनेशन में उन्होंने क्या किया था कि फ्यूचर को फोकस नहीं किया था, इन्होंने फ्यूचर को फोकस किया था। इट इज स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द ऑल, इन्होंने इंडिविजुअल और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर भी क्या किया, और इट डील विद द स्कार्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सिंपली कहिए तो ये क्या क्या चीज़ों के साथ डील करता है, ये डील करता है, डील विथ स्कार्सिटी, डील विथ इंडिविजुअल, डील विथ ग्रुप, डील विथ प्रेजेंट, डील विथ फ्यूचर, है ना, और ये डेफिनेशन दिया था 1948 में। तो मिला जुला के ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन माना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो शॉर्ट में हम लोग एक बार पढ़े, तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े बच्चों, तो हम लोग पढ़े 4 तरह के डेफिनेशंस होते हैं। पहले तो इकोनॉमिक्स होता क्या है ना, तो इकोनॉमिक्स कुछ के 4 तरह के एक हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था कौन सा डेफिनेशन, देखिए एक बार हम लोग पूरा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, इकोनॉमिक्स क्या है, देख सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी है ना, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम स्टडी करते हैं, और इकोनॉमी एट इंडिविजुअल और इकोनॉमी ऑफ एट होल, ये नहीं पढ़े थे हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग कि इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स को वेरियस बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने डिफाइन किया, लेकिन मेनली 4 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ, है ना, ये 4 तरह के डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था, सर एडम स्मिथ ने दिया था, कब दिया था, 1776 में, कहाँ दिया था, उनकी बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन में। उन्होंने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स क्या है बाबू, इकोनॉमिक्स जो है हर वो एक्टिविटी जो कंट्री का वेल्थ को बढ़ाए, है ना, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बोलते हैं। इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ वेल्थ है ओनली, ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था
कि इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। अच्छा, उसमें भी ओनली दोज हु एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द, मतलब जो सिर्फ वेल्थ क्रिएट करते हैं वही इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं की स्टडी होगी, बाकी की स्टडी नहीं होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़े थे। इसके क्रिटिसिज्म भी हुए थे। क्यों क्रिटिसिज्म हुआ था? क्रिटिसिज्म का कारण ये था कि इन्होंने वेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, बल्कि वेल्थ को ही इंपॉर्टेंस दिया। इसमें सिर्फ टेंजेबल गुड्स के बारे में, सर्विसेज को इन्होंने इग्नोर किया, है ना। और किसी व्यक्ति वेलफेयर को एकदम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नैरो व्यू माना गया, और नेशनल प्रॉब्लम्स को इन्होंने क्या किया? इग्नोर किया, ठीक है। अगला जो हमारा आया था नेक्स्ट डेफिनेशन, तो उसके बाद था वेलफेयर डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कब दिया था? 1890 में। कहाँ दिया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की इनकी बुक्स में दिया था। और इन्होंने शॉर्ट में कहें तो ये कहा था कि समाज कल्याण के बारे में स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था क्योंकि उन्होंने दो भाग में इसको बांट दिया था, ठीक है। सोशल वेलफेयर वाले काम को अलग और अदर को अलग बांटा था, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, जो कि एल रॉबिन्स ने दिया था, वो कौन सा डेफिनेशन था? स्कार्सिटी और डेफिनेशन, जिसमें बोला गया था कि जब कोई भी चीज़ का स्कार्सिटी हो जाता है, कमी हो जाता है, तो या ख़त्म हो जाता है, तो उसको उसको किस तरह से यूज किया जाए, और उसी का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना। और अगले में बस इसी में फ्यूचर और पूरे सोसाइटी को लेकर अगला डेफिनेशन ले लिया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको पढ़िए, और फिर हम लोग आगे फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।